हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 2, जो इसकी सीरीज हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसका अभी तक 3 पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है आपके सामने, और जो रिमेनिंग हिस्सा है ये पार्ट बाय पार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे समझने में आपको बोरिंग और बर्डन नहीं हो कि बहुत लंबा आपको सुन करके वीडियो बोरिंग फील हो। इसलिए पार्ट बाय पार्ट 20 मिनट्स 25 मिनट्स इस टाइप से छोटे छोटे क्लिप्स में आप जब देखेंगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएगा। एक पोर्शन एक सेक्शंस हम कवर कर रहे हैं, तो टुडे आई विल कवर the next portion of this chapter according to the NCERT book of class 9th। लाइए, तो आज हम लोग देखेंगे उसके अगला हिस्सा जो है कोस्टल प्लेन्स, यानी समुद्री तटीय हिस्सा हमारे देश का, भारत का। जो अभी हम लोगों ने डेजर्ट देखा, मरुस्थल जिसको कहते हैं, राजस्थान का एरिया। हम लोगों ने तराई क्षेत्र में डेल्टा क्षेत्र को देखा, पेनिनसुलर प्लेट्यू को देखा, जिसमें कि 3 क्षेत्रों से वाटर से घिरा हुआ, और उसके बाद आपको एक एरिया जो है वो जाने आने के लिए ये सेंस रहता है। तो नेक्स्ट है आपका कोस्टल प्लेन्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय ए स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रैप्स। एक लंबी पतली सी लाइन है हमारे देश में। गुजरात का हिस्सा देखिए, उड़ीसा का हिस्सा देखिए, मुंबई का देखिए, गोवा का हो गया, आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया। ये सारा का सारा हिस्सा कोस्टल प्लेन्स में आता है, और मैक्सिमम समुद्र का एरिया ये कवर करते हैं हमारे देश के हिस्से बॉर्डर्स लाइन पर। सो रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, जिसको अरब सागर हिंदी में कहते हैं, अरेबियन सी को, एंड ऑन द वेस्ट, एंड बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ऑन द ईस्ट, पूरब में बे ऑफ बंगाल। ये 2 चीजें याद रखिएगा आपको मैप्स के अकॉर्डिंगली भी, जब आपके फाइनल ईयर के भी एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अरेबियन सी कहाँ है। अरेबियन सी वेस्ट में पड़ता है, हमारे जो इंडिया का वेस्ट मतलब पश्चिम में निचला हिस्सा अरेबियन सी है, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पूरब में। ऑन द ईस्ट द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। सैंडविच का मतलब समझ लीजिए, सैंडविच एक प्रकार का, सिंपल भाषा में समझे तो ये बेवरेज है, खाने की चीज होती है, जिसमें ब्रेड के बीच में ऑनियंस, टमाटो, ये सारी चीजों को डाल करके चीज वगैरह और हम लोग खाते हैं जनरल। तो इसी तरह से ये 2 पठारों के बीच का जो एरिया आता है, जो समुद्र का एरिया, वो सैंडविच की तरह जो बना हुआ होता है, इसीलिए उसको सैंडविच नाम दिया गया है उस पर्टिकुलर एरिया के। द वेस्टर्न कोस्ट इज जस्ट लाइक ए सैंडविच, दोनों तरफ से घिरा हुआ है। बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, 3 हिस्सों में ये बांटा गया है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण। कोंकण मैं बता दूं आपको, इसको अगर याद रखना है आपको, तो ये कोंकण मुंबई से गोवा का जो भी समुद्र का जो निचला हिस्सा है वो कोंकण कहलाता है, और वहां स्पेशल रेल की पटरियां बिछी हुई है, वो मीटर गेज में, उसको कोंकण रेलवे बोलते हैं। जैसा कि आप आगे जाएंगे, स्पेशली मैं 9th क्लास के बच्चों को बता रहा हूं कि 10th में जाइएगा तो एक चैप्टर है लास्ट में इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, जो एक्सट्रीम लाइन में पढ़ना है, रेलवेज, लैंड लाइन, ये सारी चीजें, लैंड रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ये सारा पढ़ना है। उसमें ये पढ़ना है 3 प्रकार का रेलवे का लाइन होता है, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज। नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, उसकी सेंटीमीटर में इसे होता है। तो ये कोंकण रेलवे जो है एकदम नैरो गेज में आ जाता है। बहुत स्लो वहां पर ट्रेन चलती है, क्योंकि समुद्र के साथ साथ पहाड़ पठार है। एंड सेंट्रल स्टेज इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। कन्नड़ प्लेन मतलब कि कर्नाटका जो है, कर्नाटका का जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ होता है, और उसकी भाषा के आधार पर उसको कन्नड़ प्लेन कहा जाता है। वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट यहाँ पर वही हिस्सा है, और ये आप देख सकते हैं द कोस्टल प्लेन्स
द प्लेन्स इज दैट, हाँ बोलिए, दैट्स अ गुड, दैट इज नॉट बैड। सो ये देखिए, ये आपका कोस्टल प्लेन्स का जो दिखाया जा रहा है आपको एरिया, ये धान की खेती होती है, यानी कहीं ना कहीं ये एरिया काफ़ी उपजाऊ माना जाता है यहाँ पर, उस एरिया से हिसाब से देखा जाए तो। दूसरा मैं बात कर रहा था आपको कि इस हिसाब से द प्लेन्स जो है, द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल इन नॉर्दर्न पार्ट में हम लोग बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, गंगा का मैदानी भाग वो नॉर्दर्न पार्ट है। इट इज रेफर टू एज द नॉर्दर्न सिरकर, नॉर्दर्न सिरकर कहलाता है, वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। तो ये याद करने वाला चीज है कि साउथ का जो समुद्री इलाका है इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि कर्नाटका जो है, मुंबई है, ये केरल है, ये सब समुद्री इलाका है। ये तीनों के तीनों समुद्र में ये सब तीनों स्टेट्स को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, उसका बॉर्डर को। लार्ज रिवर सच एज द महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा, ये सब स्पेशल नदियां हैं और सारी नदियों के साथ द लगाया जाता है, एंड द कावेरी, है ना। तो ये 4 नदियां हैं, फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट, ये सारे जो एरिया है इस कोस्ट में डेल्टा का निर्माण करते हैं वो। लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो मैं बता दूं कि इंडिया का सबसे खारे पानी का जो झील है वो चिल्का झील है, उड़ीसा में पाया जाता है। चिल्का झील, चिल्का लेक नाम सुने होंगे, सबसे सॉल्टी झील कहा जाता है इंडिया का, हाँ, खारे पानी का झील। क्यों खारे पानी का झील, इसका एक और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, जितने सारे लोग सुन रहे हैं आप लोग भी, कि ये झील बिल्कुल ही मैक्सिमम वाटर इसको समुद्र से कनेक्ट है, एक छोटा सा पतला सा नाले की तरह है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें इसमें इस झील में कनेक्ट है। तो समुद्र का तो जानते ही है कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, और ये नमकीन होने के कारण समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, ये भी मालूम होगा आपको। और नमक सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, कहाँ से कहाँ तक, जिसको डांडी मार्च कहते हैं, साबरमती आश्रम से डांडी गांधी जी चल कर गए थे, हैं 240 माइल्स की दूरी तय करके गए थे। तो उस डांडी मार्च को ही, और वहाँ जाकर समुद्र का पानी निकाल करके बॉयल किया और सुखाया और समुद्र का नमक बनाया, और अंग्रेजों को चैलेंज दे दिया कि आज से तुम्हारे फैक्ट्री का बनाया हुआ नमक नहीं खाएंगे। तो ये समुद्री का, सर जिस पानी में ज्यादा नमक होता है उसमें आदमी डूब नहीं सकता, हाँ नहीं डूब सकता है, तो उसमें ज्यादा नमक होना चाहिए। वो इतना नमक होना चाहिए कि जैसे कि वो बर्फ का केक जैसा हो, तब नहीं डूबेगा ना, तब उस पर जाकर रुकेगा। लेकिन एकदम हल्का सॉल्टी रहने पर नहीं, नमक की मात्रा इतना ज्यादा हो कि उस पर रुके, मतलब बर्फ की सिल्ली की तरह। डू यू नो द चिल्का, ये था ये डू यू नो द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, है ना, सबसे बड़ा। इट इज लाइस, नहीं ऐसा नहीं है डूब सकते, इसमें उस मात्रा में जितना मात्रा होना चाहिए है, सॉल्टी है लेकिन उतनी नहीं है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में पाया जाता है, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। नेक्स्ट पार्ट इज द हैविंग। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा, इस पोर्शंस को देखा हम लोगों ने, कोस्टल प्लेन्स को देखा। उसके बाद देन आफ्टर वी विल सी, हम लोग देखेंगे अभी द आइलैंड मतलब द्वीप होता है, यानी समझ लीजिए इसको हिंदी में समझिए कि वैसा जगह जहाँ पर चारों तरफ से पानी ही पानी है, और ये बीच का हिस्सा उसमें पहाड़ या पठार लैंड के रूप में है, जहाँ पर लोग जाकर के रहते हैं, रैन बसेरा या जो भी कहिए। लेकिन एक चीज़ और है वहाँ पर कि वो जो रहने के लिए जो हम लोग ये देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको, उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को 2 ही मार्ग से वो जा सकते हैं। एक तो समुद्र मार्ग से है, पानी वाटरवेज, और दूसरा एयरवेज जा करके। तो इंडिया का सबसे बढ़िया आइलैंड अगर आपको पता है तो बताइए, जो बेस्ट आइलैंड, अंडमान निकोबार, राइट आंसर। ऑलमोस्ट वहाँ पर 700 के आसपास आइलैंड है, द्वीप है अंडमान निकोबार में, लेकिन लोग रहते हैं 38 आइलैंड पर। मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी है
और वो 38 आइलैंड और द्वीप का जो नाम है, भारत के जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उस पर नाम रखा गया है। कोई वीर सावरकर आइलैंड है, कोई सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, कोई भगत सिंह आइलैंड है, ऐसे करके रखा गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पर आपको एक मिलेगा म्यूजियम बहुत अच्छा, जो सेलुलर जेल है उसको संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। काला पानी की सजाएं जो होती थी, सावरकर को जिस तरह से काला पानी की सजा दी गई थी, पैक किया गया था लोहे के जंजीरों में, वो सारी चीज़ें म्यूजियम में बना करके रखी गई है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा मनमोहक दृश्य है। काफ़ी शुद्ध और साफ सुथरा वाटर है वहाँ का, हमारा अंडमान निकोबार का। दुनिया के बहुत कम ऐसे जगहों का इतना साफ सुथरा है जितना अंडमान निकोबार है, लेकिन काफ़ी दूर है, आपको जाने में थोड़ा खर्च है। लेकिन टूरिस्ट प्लेस की अगर बात करें, विदेश हम लोग जाते हैं उससे कहीं कम नहीं है। अगर आइलैंड कहीं जाना हो, आइलैंड में जाना हो तो बेस्ट जाइए। अपने कंट्री के बारे में वहाँ देखिए, फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबार में 1942 में 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया था। 1942 में ही आज़ादी हमको 47 में मिली। 42 मतलब रनिंग टाइम था। 39 से 45 के बीच में हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार के मिड टर्म में ही इन्होंने जर्मनी को सपोर्ट किया था, हिटलर को, और फिर हिटलर ने उसको सपोर्ट किया था सुभाष चंद्र बोस को। तो उस हिसाब से we'll start the new topic that is called the island. So you have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has two groups of island. So can you identify these islands groups? ये देखिए आइलैंड ग्रुप्स। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड्स, एक नाम सुने होंगे लक्षद्वीप का। ग्रुप्स लिंक क्लोज द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, केरल से नजदीक पड़ता है, इधर केरल के नीचे में है ये लक्षद्वीप। एंड दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अर्लियर दे वर नोन एज लोकेटिव मिनिकॉय, इसका पूरा नाम पहले था लोकेटिव मिनिकॉय एंड अमिनदीव। अंडमान एंड निकोबार को लोकेटिव, अमिनकॉय एंड अमिनदीव। इन 1973 में इसका नाम बदला गया। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज अ लक्षद्वीप। पहले इसका अंग्रेजों के द्वारा नाम रखा गया था। देख रहे हैं, जहाँ जहाँ जो अंग्रेज को जैसे नाम पड़ा, या पुर्तगाली वही बहुत सारे पहले अंग्रेज से भी पहले आए थे पुर्तगाल। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अर्लियर दे वर नोन एज लोकेटिव मिनिकॉय एंड अमेंडीव। In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer, 32 square kilometer. Kavarati Island is the administrative headquarter of Lakshadweep. यानी आप कह सकते हैं कि कावाराती is the capital of लक्षद्वीप। क्लियर, याद रखिएगा। कावाराती जो है, और मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में, एरिया में ये मात्र आइलैंड है। बहुत कम, छोटा सा एक टापू है, काफ़ी सुनहरा गोल्डन। ये देखिए वाटर, देखिए कितना बढ़िया, आपको देख के लग रहा होगा कि ये ब्लू कलर का ये वाटर ब्लू है। These island groups has great diversity of flora and fauna. तो आपका चैप्टर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ज्योग्राफी चैप्टर 5, उसमें पूरी तरह से फ्लोरा एंड फाउना के बारे में बताया गया है। वन्य जीव एंड वनस्पति, जंगल जीव। तो यहाँ भी वो चीज है, द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहैबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। तो वहाँ पर एक आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी भी है, उसका नाम है पिटी आइलैंड। ठीक है, पिटी आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी है, यानी पक्षी वन विहार जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड और समझना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कोरल्स एक प्रकार का ये समुद्र का एक बैरियर्स होता है, एक छोटे मोटे सूक्ष्म जीव होता है। सो कोरल्स पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, microscopic organism which lives in colonies,
तो कोरल्स पॉलिप्स जो एक नाम है, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। इस लक्षद्वीप का जो आइलैंड्स का पानी है उसमें पाया जाता है। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन कॉलोनीज। कहाँ रहते हैं? कॉलोनीज। दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। तो पूरी तरह से कीचड़ फ्री है, कीचड़ एकदम नहीं, साफ सुथरा है और पानी गर्म रहता है, वार्म वाटर इसकी खासियत है। दे सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें इस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत पाया जाता है। द कोरल सेक्रेशन एंड दियर स्केलेटन्स तो जानते ही हैं आप लोग, जो नरकंकाल जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी में है, अस्थि पंजर जो भी है, स्केलेटन फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ reefs. They are mainly of three kinds: barrier reef, fringing reefs and atolls. ये important आप देखिए इसको, barrier reefs, fringing reefs and atolls. The Great Barrier Reef of Australia. The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reefs. Atolls are circular or horseshoe shapes coral reefs. तो atolls जो है are circulars on और horseshoe, घोड़े का जो पैर होता है, घोड़े का पैर का जो छाप होता है उसको हॉर्सशोर बोलते हैं। शेप्स कोरल रीफ्स जो बने हुए हैं, मतलब कि पहचान जो सिंबल्स वैसा है, एरिया बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो ये हो गया ये एक प्रकार का पाया जाने वाला यहाँ पर कोरल्स। नाउ यू सी द इन इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स। इलोंगेटेड चेन मतलब एक के बाद एक, इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कैसे है? उत्तर से दक्षिण की ओर। These are Andaman and Nicobar. These are Andaman and Nicobar Island. अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये यानी कि आपको अंडमान और निकोबार अगर जाना है समुद्र के रास्ते से, तो सबसे नजदीक राज्य हमारे देश का कौन सा पड़ेगा? वेस्ट बंगाल ना, है? वेस्ट बंगाल पड़ेगा। तो दीज अंडमान एंड निकोबार मैं बता दूं आपको कि बंगाल से, वेस्ट बंगाल से वाटरवेज से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। तो इसको याद रखने के लिए कि कौन सा एरिया में कहाँ पड़ता है, यानी अंडमान निकोबार वेस्ट बंगाल से नज़दीक पड़ेगा, लक्षद्वीप केरला से नज़दीक पड़ेगा। ये दोनों चीज़ याद रखना है आपको। दे आर बिगर इन साइज, आकार में बड़े होते हैं, एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत है और बहुत सारा फैला हुआ है। मैंने बताया आपको करीबन 700 के आसपास आइलैंड है अंडमान निकोबार का। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। द अंडमान इन द नॉर्थ, अंडमान किस एरिया में है? नॉर्थ में है, एंड निकोबार इन द साउथ, निकोबार साउथ में है। इसीलिए दोनों को जोड़ करके अंडमान एंड निकोबार कहा जाता है। इट बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन। सबमरीन जानते ही हैं, पानी में रहने वाला जो जीव जंतु जो है पनडुब्बी है, वो सब सबमरीन में काउंट होता है। सबमरीन माउंटेन्स। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट strategic importance for the country. So there is great diversity of flora and fauna in this group of island too. These island lies close to equator. Equator से काफी नजदीक है ये, close to equator, and experience equatorial climate and has thick forest cover. इक्वेटेरियल क्लाइमेटिक जोन इसको मिलता है आइलैंड को, तो यहाँ रहने योग्य काफ़ी सुटेबल क्लाइमेट है और अच्छा खासा जंगल है। हाँ, जंगल होने के कारण वन्य जीव प्राणी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए
तो इसकी स्थिति अच्छी है। डू यू नो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरम्स आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। यानी आपको मैं ये बता दूं कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, यानी जीवित ज्वालामुखी। वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। दो प्रकार का होता है, मृत और जीवित। और दूसरी भाषा में जीवित को सुषुप्त और मृत कहते हैं। सुषुप्त मतलब जागृत, जो जिंदा है, उसमें से हमेशा लावा निकलते रहता है टाइम टू टाइम। ऐसा बताइए अभी वर्ल्ड में जो एक्टिव वोल्केनो तो अभी इंडिया में है कौन सा? ये अंडमान निकोबार में यही है, बैरन इसका नाम है, बैरन आइलैंड पर है। एक्टिव है? हाँ एक्टिव है ये देखिए, ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। और भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, अमेरिका के जंगल में एक्टिव वोल्केनो फटते हैं, लावा निकलता है, और इसीलिए तो सुदूर रिमोट एरिया में है। और डिटेल्ड अमाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट, जो इसका एक बड़े पैमाने पर अलग अलग जो भौगोलिक स्थिति है, फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन complement the other and makes the country richer in its natural resources. The mountains are the major sources. The mountain are the major sources of water. पहाड़ जो है पानी का एक बहुत बड़ा साधन है। पहाड़ों से नदियां बनती है, पहाड़ से छोटे छोटे नाले का एक छोटे छोटे झरने का रूप लेकर के समुद्र तल नीचे की ओर प्लेन एरिया में आता हुआ माउंटेन वही कल नदी का रूप लेता है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री। दे प्रोवाइड द बेस ऑफ फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस। और मैं आपको बता दूं कि जितनी सारी सभ्यताएं हमारे देश में दुनिया में डेवलप हुई है, विकसित हुई है, वो सब नदियों के किनारे हुई है। जैसा कि मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो सभ्यता, ये सब सभ्यताओं के लिए नदियां ही जिम्मेवार है। और आज भी मैं बता दूं कि जितनी सारी अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां कल कारखाने लगे हैं वो नदी के किनारे है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टिस्को, जमशेदपुर टाटा जो है वो स्वर्ण रेखा नदी और खड़कई नदी के किनारे बसा हुआ है। दो नदी है, उससे उसी नदी से उनको पीने का पानी के साथ साथ और आपका क्या बोलते हैं फैक्ट्री में भी पानी सप्लाई होता है। बिहार इसीलिए डेवलप नहीं कर रहा है, इसीलिए डेवलप नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक चीज रिवर फ्रंट नहीं है और ट्रांसपोर्ट्स के लिए मेन चीजें हो जाती है। द प्रोवाइड द बेस ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और इस प्लेटू में पहाड़ में मिनरल्स मतलब खनिज का एक स्टॉक एरिया बन जाता है, विच हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और हमारे देश की औद्योगिकीकरण के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कल कारखाने लगने के लिए ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स, समुद्र का जो समुद्र तटीय क्षेत्र जो है और द्वीप है, प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। अच्छा खासा मछली पालन भी हो जाता है इसमें, और फिर अच्छे अच्छे पोर्ट बनते हैं, जहां बंदरगाह जिसको हम लोग बोलते हैं, उस बंदरगाह से बहुत सारे मालवाहक जहाज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। अभी हम लोग अपनी ही कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से गोवा से है, उसके बाद मुंबई से है, चेन्नई से है, ये सब पोर्ट बना हुआ है। उसके बाद गुजरात से है, ये बड़े बड़े पोर्ट हैं, बंदरगाह है, जहाँ से हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है और इसी पोर्ट पर हमारे दूसरे कंट्री से सामान इंपोर्ट होता है, आयात और निर्यात। So thus the diverse physical features of the island of the land have immense future possibilities of development। तो कहीं ना कहीं देश की जो भी हमारा जो भिन्न भिन्न प्रकार का जो भौगोलिक संरचना है, उसके गुण है हमारे देश का, वही कल होकर के एक विकास की रूपरेखा
बन सकती है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट हम लोग एक नए चैप्टर के साथ कल मिलेंगे आपसे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।